हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फैक्ट्स फोबिया। अगर आप एसबीआई क्लर्क, पीओ, आईबीपीएस या आरआरबी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो रीजनिंग सब्जेक्ट को इग्नोर करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे बैंकिंग रीजनिंग के कंप्लीट सिलेबस को, प्रीलिम्स और मेंस दोनों का। मैं आपको बताऊंगा कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और प्रिपरेशन किस ऑर्डर में करनी चाहिए ताकि टाइम वेस्ट ना हो। अगर आप बिगिनर हो या फिर ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपको क्लियर रोड मैप देगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रीलिम्स के सिलेबस का। तो प्रीलिम्स के सिलेबस को मैं जनरली दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। देखेंगे क्यों मैं डिवाइड कर रहा हूँ, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। क्योंकि प्रीलिम्स या मीन्स किसी भी पेपर को लें तो 50% वेटेज जो है पार्ट 1 टॉपिक में, जिस पार्ट 1 टॉपिक में मैं जो चैप्टर रखूँगा, टॉपिक्स रखूँगा वो मिसलेनियस होगा, ठीक है। और उसका वेटेज जो है लगभग 50% होता है। और वहीं अकेले एक टॉपिक है ऐसा पार्ट 2 में, जो टॉपिक या चैप्टर जो बोल लीजिए वो एक ही है, लेकिन वो बैंकिंग रीजनिंग पेपर के लगभग आधे 50% मार्क्स को वो कवर करता है। तो पहले हम पार्ट 1 में देख लेते हैं कौन कौन से मिसलेनियस टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़नी चाहिए और इसे ईजिली आप एक दिन में या 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहले टॉपिक पे आए तो है इनइक्वालिटी। सेकेंड है सिलॉगिज्म। थर्ड है कोडिंग डिकोडिंग। फोर्थ है ब्लड रिलेशन। और फिफ्थ है डायरेक्शन। सिक्स है ऑर्डर एंड रैंकिंग। सेवंथ है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। एट है पेयर फॉर्मेशन। और पेयर फॉर्मेशन का तो एक क्वेश्चन निश्चित ही फिक्स रहता है हर एक प्रीलिम्स के पेपर में। पेयर फॉर्मेशन चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दो, आरआरबी से लेके एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, हर एक क्लरिकल पेपर के प्रीलिम्स में पेयर फॉर्मेशन का एक क्वेश्चन फिक्स्ड रहता है और ये काफ़ी इजी है। आप 5 मिनट के वीडियो में आप इसे समझ सकते हो। और 9th में कुछ मिसलेनियस अगर पूछा तो वो अलग हो सकता है। तो ये रहा। और ये सारे जो 9 टॉपिक्स है, 8 टॉपिक्स, ये लगभग किसी भी बैंकिंग पेपर के 50% वेटेज को कैरी करता है। और बाकी का मैं जो बताऊंगा अभी पार्ट 2 में, वो अकेला टॉपिक जो है वो 50% वेटेज कैरी करता है पार्ट 2 में। और पार्ट 2 में जो है वो अकेला टॉपिक है पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट। पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट, जनरली सिटिंग अरेंजमेंट्स को भी लोग पजल्स ही कहते हैं, एक में ही मानते हैं, तो जाहिर सी बात है कई बार लोग सिर्फ पजल्स कहते हैं। अब देखिए पजल भी कई तरह का होता है, प्रीलिम्स में और मीन्स में दोनों में पजल्स पूछा जाता है रीजनिंग के पेपर में, पर वो उनकी डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ी सी डिफरेंट, थोड़ी सी का बहुत ज़्यादा। पीओ का पेपर अगर आप दोगे तो उसमें थोड़ा और डिफ़िकल्ट मिलेगा। क्लरिकल पेपर थोड़ा इजी रहता है, मीन्स में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, सिंपल सी बात है। और पजल्स भी कई तरह का होता है। अगर मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लूँ तो जैसे कि हो गया लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट में लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, फ्लोर बेस्ड पजल, बॉक्स्ड बेस्ड पजल, डे मंथ ईयर बेस्ड पजल,
कंपैरिजन बेस्ड पजल, वेरिएबल बेस्ड पजल, हालांकि पजल्स के टाइप्स डिफरेंट वैरी करते हैं एग्ज़ाम्स टू एग्ज़ाम। जाहिर सी बात है पीओ में थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का पूछा जाएगा, इतना इजी तो नहीं पूछा जाएगा। लेकिन याद रखना है कि ये मिसलेनियस टॉपिक जो 8 या 9 टॉपिक आप पढ़ोगे उसका वेटेज 50% होगा ऑलमोस्ट, और जो आप सिर्फ पजल्स पढ़ोगे पजल्स एंड सेटिंग अरेंजमेंट उसका अकेला का वेटेज होगा 50%। ठीक है, तो पजल्स को मास्टर करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको रीजनिंग का पेपर फोड़ना है बैंकिंग में तो पजल्स इज़ मस्ट, आप इसे मतलब इग्नोर कर ही नहीं सकते, ये इनएविटेबल है, इसे आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और अगर मेंस के सिलेबस में आए तो जनरली प्रीलिम्स में जो टॉपिक मैंने बताया उसी का थोड़ा डिफ़िकल्ट वर्जन पूछा जाता है मेंस में, लेकिन कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा ऐड हो जाती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो इनपुट आउटपुट हो गया, लॉजिकल रीजनिंग जो कि मेंस में आता है, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट एजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, सिक्स में हो गया कॉज एंड इफेक्ट, ध्यान रहे कि ये सारे टॉपिक्स प्रीलिम्स में नहीं पूछे जाते हैं, ये सिर्फ मेंस में ही आपको देखने को मिलेगा, ये निश्चित रूप से मेंस में ही देखने को मिलेगा। प्रीलिम्स के पेपर में ये सारे टॉपिक्स नहीं पूछे जाते हैं। 7th में हो सकता है क्रिटिकल रीजनिंग, 8 में मशीन इनपुट आउटपुट, जो मैंने बताया स्टार्टिंग में इनपुट आउटपुट इसी का थोड़ा डिफिकल्ट वर्जन आता है मशीन इनपुट आउटपुट, थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है, जाहिर सी बात है। मशीन इनपुट आउटपुट, और अगर हम स्टेटमेंट एजम्पशन हो गया, स्टेटमेंट कंक्लूजन हो गया, कॉज एंड इफेक्ट हो गया, कॉज एंड क्रिटिकल रीजनिंग हो गया, मशीन इनपुट आउटपुट हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, डाटा सफिशिएंसी, कोर्स ऑफ एक्शन, अच्छा एक हाँ कोर्स ऑफ एक्शन बच गया, कोर्स ऑफ एक्शन। और अगर आप SBI का पेपर दोगे तो चाहे वो क्लर्क मेंस हो या PO मेंस हो, तो उसमें हर साल लगभग होता ही है कि एक कुछ न कुछ नया तरह का पजल इसमें पूछा ही जाता है, तो वो आप रख लो एक न्यू पैटर्न पजल। तो ये जो सिलेबस है ये मेंस का है, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा मेंस में, और प्रीलिम्स का ये सिलेबस है, जाहिर सी बात है। और मैं बताता हूँ कि पजल्स जो होता है वो प्रीलिम्स और मेंस में दोनों में आता है। प्रीलिम्स में जाहिर सी बात है, अगर मैं बात करूँ क्लर्कल एग्ज़ाम की, तो क्लर्कल में थोड़ा इजी पेपर रहेगा, जाहिर सी बात है, और क्लर्क मेंस में थोड़ा डिफ़िकल्ट चला जाता है पजल्स मेंस में। और वहीं PO की बात करूँ तो PO डिफ़िकल्ट रहता है, और फिर PO मेंस की बात करें अगर तो उसमें थोड़ा और ज़्यादा डिफ़िकल्ट आता है। तो आपको इन पजल्स आपको मास्टर करना पड़ेगा फर्स्ट डे से। तो याद रखें पजल्स इज़ इनएविटेबल, इसे आप छोड़ नहीं सकते। अगर आपको रीजनिंग में स्कोर करना है तो ये आपको स्कोर कराएगा। आप एक पजल बनाओगे आपको 5 मार्क्स मिलेगा, जाहिर सी बात है। और क्लरिकल पेपर में तकरीबन 3 से 4 पजल पूछे जाते हैं, यानी कि 20 मार्क्स हो गया यहाँ पे। और चूँकि 35 मार्क्स का होता है 35 क्वेश्चन, तो 15 क्वेश्चन आपसे मिसलेनियस पूछेगा वो, और 20 मार्क्स अकेले आपको सिर्फ पजल्स दिलाएगा, और 15 मार्क्स आप मिसलेनियस से उठाओगे इन 9 टॉपिक से।
तो हो गया 35 मार्क्स। तो क्लर्क में ईजी होता है पेपर, अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस करो तो पजल्स में आप मास्टर कर लोगे। क्लरिकल पजल आप इजीली बनाना सीख जाओगे तुरंत, बट पीओ लेवल के पजल्स और मीन्स लेवल के पजल्स के लिए आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होगी। मैं इस चैनल पे रीजनिंग के सिलेबस या टॉपिक्स को ही डिस्कस करूँगा, बताऊँगा, समझाऊँगा और इस पर कई सारे क्वेश्चन करवाऊँगा। और अगर आप नहीं हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए